हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। मैं साक्षी शर्मा आपको DSSB PRT की चैप्टर वाइज तैयारी करवा रही हूँ टीचिंग मेथडोलॉजी की, जो आपका पार्ट बी है 100 मार्क्स का। तो कल हमने विकास के आयाम किए थे। आज एक बार हम अपने कल के काम को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी आगे की वीडियो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न आयामों शारीरिक, स्वास्थ्य एवं गत्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक विकास हैं। जो हमारे विकास के आयाम हैं वो शारीरिक है, स्वास्थ्य एवं गत्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक विकास शामिल है। फिर है विकास के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, जिसमें स्थूल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल शामिल है। शारीरिक विकास में दो प्रकार के गत्यात्मक कौशल शामिल होते हैं आपके, जो है पहला स्थूल गत्यात्मक कौशल, जिसमें आप अपने पूरे शरीर का प्रयोग क्रियाओं को करने में करते हो, जैसे चलना, दौड़ना, चढ़ना आदि। उसी तरीके से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जो है उसमें आप अपनी आंखों का और हाथों की अंगुलियों का इस्तेमाल करते हो कार्य करने में, जैसे कि चम्मच उठाना, छोटी एक्टिविटीज करना। सामाजिक संवेगात्मक विकास का अर्थ स्वयं को समझना तथा सामाजिक वातावरण की समझ, सामाजिक रूप से स्वीकृत ढंग से संवेगों की अभिव्यक्ति और संवेगों पर नियंत्रण करना है। नैतिक विकास उचित और अनुचित की समझ से संबंधित है। जो सामाजिक संवेगात्मक विकास है उसका अर्थ है कि बच्चा स्वयं को कितना समझता है, अपने सामाजिक वातावरण को कितना समझता है कि उसके समाज का वातावरण किस तरीके का है, और समाज के द्वारा जो स्वीकृत ढंग के संवेग हैं उनकी मदद से वो कैसे अपने विचारों को प्रकट करता है और अपने संवेगों पर कितना नियंत्रण रखता है। जैसे कि यदि बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो क्या वो उस पर नियंत्रण रख पाता है? अगर नियंत्रण रख पाता है तो बच्चे के अंदर सामाजिक संवेगात्मक विकास हो रहा है। नैतिक विकास है बच्चे का सही और गलत को जानना, कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि यदि बच्चे के सामने कोई ये कह रहा हो कि पार्टियों में तो शराब पी लेते हैं, तो बच्चा अगर ये कहे कि नहीं, शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये बच्चे का बताता है कि उसके अंदर नैतिक विकास है। वो जानता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। संज्ञानात्मक विकास विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रक्रिया को सोचने व समझने से संबंधित है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसके द्वारा बच्चा जीवन में होने वाली अनेक अवधारणाएं, विचार जो उसके सामने आते हैं, उसके सामने जो जो क्रियाएं होती हैं उनको सोचता है, अगर उनके बारे में समझता है और उनसे निर्णय लेता है। जैसे कि अगर उसकी जिंदगी में कभी पतन आ रहा है, जीवन में वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और वो उससे ये शिक्षा लेता है कि उसे आगे ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है, आगे अपना जीवन सोच समझकर जीना है, तो ये उसके संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है। फिर है 5वें नंबर पर भाषा विकास, संचार, सुनने से संबंधित आकस्मिक या प्रारंभिक साक्षरता, समझना, मौखिक वाचिक कुशलता वाले कौशल और लेखन पर केंद्रित है। जो बच्चे के अंदर भाषाई विकास है वो किस बात से संबंधित है कि बच्चा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पा रहा है या नहीं, और दूसरों के विचारों को कितने अच्छे से समझ पाता है, क्या वो
अपने विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट कर पाता है? क्या उसे प्रारंभिक साक्षरता मिली हुई है जिसके द्वारा वो बोल सके, लिख सके, बातों को समझ सके, सिचुएशंस को प्रकट कर सके बोल करके? तो ये उसके भाषा विकास पर निर्भर करता है। अगर बच्चे के अंदर ये सभी गुण मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का भाषाई आयाम पूरी तरीके से विकसित है। फिर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास को गहराई से पढ़ेंगे। वो है हमारा शारीरिक विकास में बच्चे की ऊंचाई, वजन और वृद्धि शामिल है। हड्डियों का विकास भी शामिल है। शरीर की संपूर्ण संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात तथा सघनता पर निर्भर करती है। समीप दूराभिमुख और शिरापदाभिमुख बच्चे के अंदर दो प्रकार के विकास के कर्म पाए जाते हैं, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर। यह आंतरिक अंगों में परिवर्तन तथा परिपक्वता को भी शामिल करता है। गत्यात्मक कौशल बच्चों में विकसित होने वाली वे शारीरिक योग्यताएं हैं जो उनकी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। स्थूल गत्यात्मक कौशल बड़ी मांसपेशियों को शामिल करता है तथा बच्चों की क्रियाओं जैसे रेंगना, खड़े होना, चलना, चढ़ना, दौड़ना आदि को संतुलित करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल छोटी मांसपेशियों को शामिल करता है तथा हाथ और अंगुलियों को प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल व प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करता है। आंख और हाथ के समन्वय को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल शामिल करता है। साधारण शब्दों में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बच्चों को कसकर पकड़ने, ठहरने, गति करने तथा विभिन्न वस्तुओं को संभालने में मदद करती है। शारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, हालांकि वृद्धि की प्रकृति तथा दर विकास की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। ठीक है, और अगर बच्चे के अंदर जीन का समूह भी एक जैसा है और वातावरण भी एक जैसे हैं, तब भी दो बच्चों के बीच का विकास एक जैसा नहीं होता। एक का धीमा भी हो सकता है और एक का तेज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा अनोखा है, हर बच्चे की अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए, सामाजिक संवेगात्मक सामाजिक संवेगात्मक विकास, जिसमें बच्चा स्वयं को समझता है, समाज के द्वारा स्वीकृत किए गई अवधारणाओं के अनुसार ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पर हम अब सामाजिक संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप बच्चों को प्रौढ़ों से अलग अलग तरीकों से बात करते हैं? क्या आप बच्चों और प्रौढ़ों से अलग अलग तरीकों से बात करते हैं? मैं तो अलग अलग तरीकों से ही बात करती हूँ। जैसे कि जो बच्चे हैं उनका नाम लेकर के, और जो प्रौढ़ हो चुके हैं उन्हें जो है उनके अलग अलग जो भी, जैसे कि कोई भाई है तो उसको भाई बोल दिया, बहन है तो उसको दीदी बोल दिया, मम्मी पापा हैं और भी जो हमारे बड़े दादा दादी हैं, अंकल आंटी हैं, उनको ऐसे करके बात करते हैं। ठीक है, बच्चों से प्यार से बात करते हैं और बड़ों से इज्जत के साथ बात करने का तरीका अपनाया जाता है। क्या आपका अपने शिक्षक और दोस्त से बात करने का तरीका भिन्न होता है? बिल्कुल, हम अपने शिक्षक से बड़े आदर से बात करते हैं
और दोस्त से बड़े अच्छे साथी के रूप में प्यार से बात की जाती है। आपने अलग व्यक्ति से अलग तरीके का व्यवहार करना जो कि उस व्यक्ति से आपके संबंध पर निर्भर है कैसे सीखा? हमने तो ऐसे सीखा कि भाई अपने घर में देखी बात करते हुए लोगों को और उससे हम सीख गए। फिर जब छोटे थे तो स्कूल में गए, आपस में जैसे बातें करते हैं ऐसे सीखा। पहले घर में मम्मी ने बताया कि स्कूल में टीचर होते हैं, मैम होंगी तो उनको पहले गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना, उनसे सर होंगे तो नमस्ते और गुड मॉर्निंग करना, ऐसे बताया। और फिर स्कूल में जब गए तो मैम मिली तो उनको गुड मॉर्निंग मैम किया। ये सब चीजें घर से सीखी जो एक अच्छी सी बात थी, बेसिक, कि वहां पर जाकर के स्कूल में कौन मिलता है तो उससे कैसे बातें करनी है। ठीक है, और घर में भी अगर कोई आ जाता है, अंकल आंटी आ जाते हैं, कोई और रिश्तेदार आ जाता है तो उससे भी हम कैसे बात करते हैं। पहले घर के बड़े बताते कि बेटे ये तेरी बुआ जी हैं, ये तेरे मामा हैं, ये तेरी मौसी हैं, ये तेरे अंकल लगते हैं। तो जब वो बताते हैं हमें समझ में आ जाता है और फिर हम नमस्ते इत्यादि करते हैं और आगे की बातें करते हैं। ठीक है, क्या आप सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो छोटे हैं उनके साथ प्यार से और बड़ों के साथ आदर से व्यवहार किया जाता है, या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार भी बदल जाता है? बिल्कुल व्यवहार बदल जाता है। जब बच्चा इस जटिल समाज में कदम रखता है तो वह समाज के नियमों और कानूनों को नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वह दूसरों के साथ बातचीत करके तथा दूसरों से संबंध स्थापित करके सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है। हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना सीखते हैं, यह सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। यानी कि हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, समाज के बनाए हुए नियमों और कानूनों का कैसे पालन करना सीखते हैं। ये सब हमारे सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है कि समाज में किस तरीके से रहना है। इसके बारे में हमें धीरे धीरे रहने के बाद, बातचीत करने के बाद पता चलता है, क्योंकि सामाजिक विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जाने अनजाने लोग भी मिलते रहते हैं, किससे किस तरीके से बात करनी है वो हमें समय के साथ साथ लोगों से बातचीत करके, विचारों का आदान प्रदान करके पता चलता है। इसमें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना तथा शामिल होना और सामाजिक समूह का हिस्सा होने के अर्थ को समझना भी शामिल है। सामाजिक विकास सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें दूसरों से कैसे बात करनी है, ठीक है, इसके अंदर ये भी है कि हम अपनी सामाजिक गतिविधियों में कितना शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और हम सामाजिक समूह का हिस्सा बन रहे हैं या अलग थलग रह रहे हैं। जैसे कि जो आइसोलेटेड पर्सन हो जाते हैं वो समाज का, ये कहेंगे कि उनके अंदर सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ना ही तो किसी से बात करते, ना किसी से कुछ जरा से बोलते, ना हेलो हाय करते। तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा सामाजिक नहीं है, किसी से बात तो करता नहीं, अब इससे क्या बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे से संबंध बनाना भी शामिल है, समाज के कानूनों नियमों का पालन करना भी शामिल है, और समाज की गतिविधियों में भाग लेना भी शामिल है, और सामाजिक समूहों का हिस्सा बनना भी शामिल है। ठीक है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और उसे भरपूर जीवन जीने के लिए अन्य प्राणियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो बच्चा है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसे जो है अपने जीवन को पूरी तरीके से जीने के लिए दूसरे प्राणियों से तो जुड़ना पड़ता है, क्योंकि बातचीत की जाती है, बोला जाता है। अब जब बच्चा बड़ा होगा, उसकी रिश्ते की बात चलेंगी तो उसके माता पिता अपने समाज के लोगों को कहेंगे कि भाई लड़के के लिए एक अच्छा रिश्ता बताइए, लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता बताइए। तो वो कब रिश्ता बताएंगे? जब माता पिता के अच्छे संबंध उन लोगों से होंगे। तो इसीलिए जीवन में अगर भरपूर आनंद उठाना है तो सामाजिक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो इंसान वो जिसकी कोई सामाजिक पहचान ही ना हो, उसका जीवन बहुत दुर्भर हो जाता है।
और एक वो जिसकी सामाजिक पहचान हो, उसका जीवन बहुत सरल बन जाता है। हम ये बात देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामाजिक जान पहचान अच्छी होने के कारण अगर आपने किसी गतिविधि में किसी की मदद की है तो दूसरा भी आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। हो सकता है वो 10 रुपए की चीज आपको 8 रुपए की या 7 रुपए की दे दे। इस तरीके से हम जो है अगर अपने जीवन को सरलता से भरपूर आनंद के साथ जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर सामाजिक संवेगात्मक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवेगात्मक विकास बच्चों की भावनाओं तथा संवेगों के विकास का उल्लेख करता है। कुछ संवेग जैसे खुशी, डर, क्रोध आदि को मूलभूत बुनियादी संवेग कहा जाता है। अब देखिए, जो संवेग हैं बच्चे के खुशी, डर और क्रोध, वो बच्चे के क्या है, मूलभूत पहले क्या है, संवेग है। क्यों? क्योंकि बच्चे को खुशी भी पता होती है जन्म से, डर का भी जन्म से पता होता है और बच्चे को क्रोध का भी जन्म से पता होता है। एक छोटे बच्चे को आप देखना, उसे डरना भी आता है, सपने में डर जाता है वो, उसे गुस्सा करना भी आता है। अगर उसे मम्मी दूध ना पिलाए तो उसे गुस्सा आ जाएगा। छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसे ये सब पता है और वो मुस्कुराने भी लगता है, उसे खुशी का भी पता है। तो इसीलिए इन्हें हम मूलभूत बुनियादी संवेग कहते हैं। बच्चे के मूलभूत बुनियादी संवेग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है खुशी, क्रोध और डर बच्चे के मूलभूत बुनियादी संवेग हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ संवेग जैसे लज्जा या शर्म, अपराध तथा ईर्ष्या करना आदि को जटिल संवेगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और लज्जा, शर्म, अपराध, ईर्ष्या ये क्या है, जटिल संवेग हैं, क्योंकि इनके बारे में हम चेहरे पर देख करके पता नहीं लगा सकते। अब अगर कोई बच्चा क्या है, डरा हुआ है, तो उसके चेहरे पर देख करके ये पता लग सकता है कि ये डरा हुआ है। खुशी का माहौल उसके चेहरे पर अलग चमक आता है। और जबकि अगर बच्चा शर्म कर रहा है या मान लीजिए उसने कोई गलती कर दी है, तो वो कई बार उसे छुपाने में इतना सामर्थ्यपूर्ण हो जाता है कि पता नहीं चल पाता कि उसके अंदर ये भावना है या नहीं है। तो इसे हम जटिल संवेग कहेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी से जलता है और तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई वो उससे जलता है या नहीं जलता है, जब तक कि वो कोई ऐसी बात ना कर दे कि भाई हाँ ये अंदर से जलने वाला है। इस अपने अंदर ईर्ष्या की भावना ये सामने वाले से रखता है। ठीक है, शर्म, लज्जा, अपराध तथा ईर्ष्या करना आदि को जटिल संवेगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें किसी के चेहरे के भावों को देखकर आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। बच्चे कुछ मूलभूत संवेगों के साथ जन्म लेते हैं और जटिल संवेगों को समय के साथ विकसित करते हैं। तो जो मूलभूत है वो तो जन्म के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और जो बच्चे के जटिल हैं वो समय के साथ साथ विकसित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि वह कौन से संवेग हैं जो बच्चे के अंदर जन्मजात होते हैं मूलभूत, जैसे कि डर, क्रोध और खुशी, और वो कौन से संवेग हैं जो बच्चे के अंदर समय के साथ विकसित होते हैं जटिल संवेग, जैसे ईर्ष्या करना, अपराध करना, लज्जा, शर्म इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए, क्या आपने, नेक्स्ट है, क्या आपने कभी नीचे दिए गए संवेगों को व्यक्त करते समय अपने में किसी प्रकार के बदलाव का अनुभव किया है? कृपया बताइए। देखिए, क्रोध, क्रोध करते समय अक्सर हमारा मुंह जो है वो लाल हो जाता है और हमारे सिर में भी दर्द हो जाता है। हम फालतू की बातें बोलने लग जाते हैं। जब डर लगता है हमें किसी से,
तो हम भाग खड़े होते हैं, एकदम भाग जाते हैं हम या छुप जाते हैं हम। और जब उदास होते हैं तो हमारा किसी से भी बात करने का मन नहीं होता, हम बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए। क्या आपको याद है जब आप 6 साल के थे तब अपने माता पिता को अपना प्यार और गुस्सा दिखाने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे? अब बड़े होने पर आप उन्हीं संवेगों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? क्या आप अपने माता पिता के प्रति संवेगों को व्यक्त करते समय कोई बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, जब मैं 6 साल की थी तो अपने मम्मी पापा को प्यार जब दिखाना होता था तो मैं उनकी गोद में जाके बैठ जाती थी। और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और तो मैं उनको उनकी गोद में जा करके नहीं बैठती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनकी पसंद का खाना बना देती हूँ। ये परिवर्तन आया है मेरे अंदर। और जब मुझे गुस्सा होता था तो मैं मुंह फुला करके बैठ जाती थी, और अब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो है मेरे अंदर आए हैं। ऐसे कुछ आपके अंदर भी आए होंगे, तो आप अपने अंदर के परिवर्तनों को महसूस कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि 6 साल की उम्र में आप कैसे प्रकट करते थे और अब आप कैसे प्रकट करते हो। पर यह जरूर होता है कि प्यार और गुस्सा जन्म से लेकर बड़े होने तक, बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक इंसान के अंदर बने रहते हैं। बस प्रकट करने के तरीके समय के अनुसार बदल जाते हैं। बचपन में बचकाना होते हैं और बड़े होने पर वो अपने हायर स्टाइल के हो जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि संवेगों तथा व्यवहारों को व्यक्त करना समय के साथ साथ विकसित होता है। इनमें से कुछ बदलाव हमारे संवेगात्मक परिपक्वता तथा कुछ वातावरण से प्राप्त अधिगम के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। ठीक है, संवेगों के प्रकटीकरण में सांस्कृतिक भिन्नताएं भी अपना अस्तित्व रख सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपने बच्चों को अपने संवेगों को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीके सिखाती है। तो यानी कि संवेगों को प्रकट करने में जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो भी भूमिका निभाती हैं। अलग अलग संस्कृति में जो है बच्चों को अपने संवेगों को प्रकट करने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। ठीक है, लिंग भेद के कारण भी संवेगों के प्रकटीकरण में अंतर आता है। तो संवेग के प्रकट होने में एक तो संस्कृति का अंतर होता है और एक लिंग भेद का भी अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि लिंग भेद का मैं एग्जांपल बता सकती हूँ। मान लीजिए अगर किसी लड़की को गुस्सा आ रहा है और वो कोई चीज फेंक के मार दे, तो माता पिता एकदम कहेंगे कि तुझे दूसरे के घर जाना है, तो चीज फेंक के नहीं मार सकती, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता लड़की के अंदर। ठीक है, वही अगर लड़का ये काम कर दे तो उसे क्या कहेंगे कि ज्यादा चीज फेंकने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप कमा के नहीं दे रहा। ठीक है, इस या तू कमा के नहीं लाया, इस तरीके की बातें जो है लड़के को कही जाती है। लड़की को हमेशा ससुराल का ताना मारा जाता है कि भाई तुझे ससुराल में जाना है, अगले के घर जाना है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये है, इस तरीके से हम देखते हैं कि लिंग भेद के कारण भी संवेगों के प्रकटीकरण में अंतर आ जाता है। आगे देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक संवेगात्मक विकास, जो शैशवावस्था है उसके अंदर देखेंगे अब हम। शिशु अपने आसपास के लोगों से मुस्कुराकर, रोकर, बुदबुदाकर तथा किलकिलाकर बातचीत करते हैं। ये सभी क्रियाएं शिशुओं की अन्य लोगों के साथ बातचीत को बनाए रखती है। जब शिशु को सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा प्रेरणा मिलती है तो वह सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित होता है। शिशु सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा मिलने पर सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित होता है। ठीक है, 6 से 8 महीने में शिशु में अपनेपन की भावना विकसित होती है।
बच्चे के अंदर कब अपनेपन की भावना विकसित होती है? 6 से 8 महीने में। और बच्चा सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए कब प्रोत्साहित होता है? जब उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया या प्रेरणा मिलती है तथा वह अपने माता पिता तथा अन्य परिचित लोगों से जुड़ने लगता है। ऐसा देखा जाता है कि शिशु अजनबी लोगों को देखकर असहजता अनुभव करता है, जैसे प्रथम वर्ष के पूरा होने पर भी उसमें अपने देखभाल करने वाले लोगों से अलग होने का डर बना रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चा 1 साल का भी हो जाएगा तो भी वो अपनी मम्मी को छोड़ेगा नहीं, अपने पापा को छोड़ेगा नहीं। उसे पता है कि जब तक वो उनके साथ है वो सेफ है। तो ये बातें हम देखते हैं कि बच्चे का लगाव जो है अपने लोगों से बहुत होता है और अजनबी लोगों से वो डरता है। यह चिंता क्यों है ये सब उसके अंदर, ये डर वगैरह? क्योंकि डर उसका मूलभूत संवेग है। यह चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है जब बच्चा समझता है कि भाई उसके आसपास जो और लोग हैं वो भी उसका बुरा नहीं चाहते हैं, तो उसके अंदर समझ विकसित होती है धीरे धीरे वातावरण के अनुसार। और शिशु में विशेष प्रकार का लगाव भी विकसित होने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने माता पिता से थोड़े अलग होने लगते हैं और जिस काम को वे नहीं करना चाहते उसे न कहकर अपनी स्वायत्तता दिखाना सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, बच्चे किस उम्र में न कहना सीख जाते हैं? बच्चे 2 वर्ष की उम्र में न कहना सीख जाते हैं। बच्चा किस उम्र में अपनेपन की भावना को विकसित कर लेता है? 6 से 8 महीने की उम्र में अपनेपन की भावना को विकसित कर लेता है। और बच्चा कब सामाजिक विकास को विकसित करने में प्रोत्साहित होता है? जब बच्चे को सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के साथ क्या होता है? 2 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में स्वयं के प्रति जागरूकता विकसित होती है। बच्चे के अंदर किस उम्र में स्वयं के प्रति जागरूकता विकसित होती है? 2 से 5 वर्ष की आयु में। उनमें अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा कार्य करने के तरीके विकसित होते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जहां बच्चे समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए कौशल अर्जित करते हैं। सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है बच्चों के लिए जहां पर वे बच्चे समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने का कौशल अर्जित करते हैं, उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। और अपने लिए जागरूकता बच्चे के अंदर 2 से 5 वर्ष की उम्र में आती है। मुख्यतः बच्चे अपने माता पिता के द्वारा सामाजिक होते हैं, जो उन्हें सही व गलत में अंतर को समझाते हैं तथा उनमें अच्छा आचरण विकसित करने में सहायता करते हैं। जैसा कि बच्चे अपने माता पिता का अवलोकन तथा उनका अनुकरण करते हैं, यानी कि उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको ही इमिटेट करते हैं, जो उनके आदर्श या रोल मॉडल होते हैं। यह सुदृढ़ पहचान प्रक्रिया समाजीकरण में सहायता करती है। बच्चा क्या करता है? वो जिसे देखता है, जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। जब बच्चा अपने माता पिता को देखेगा, माता पिता बच्चे को समझाएंगे कि बेटे बड़ों से बड़े इज्जत से बात करते हैं। जब भी शुरुआत करते हैं तो बात करने से पहले उनसे नमस्ते करते हैं। आते जाते जो भी मिले उसको नमस्ते करना, उसका हालचाल पूछना। तो ये बच्चे के अंदर एक अच्छा सामाजिक गुण माता पिता डेवलप करते हैं। फिर क्या होता है? अगर माता पिता ये सिखाएंगे कि किसी से नमस्ते नहीं करनी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना, अपना इग्नोर करके चले जाना, तो बच्चे के अंदर ये असामाजिक गुण विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो सामाजिक गुण है वो उसके माता पिता सबसे पहले डेवलप करते हैं। जो सबसे बुनियादी गुण है बच्चे के अंदर सामाजिक होने का, वो उसे उसके घर से ही मिलता है।
अगर घर का माहौल ही लड़ाई झगड़े का, गाली गलौज का होगा तो बच्चा वही चीजें सीखेगा और समाज में जा करके वही चीजें प्रकट करेगा, बिल्कुल उपद्रवी बन जाएगा बच्चा। ठीक है, तो माता पिता को स्पेशली ये ध्यान रखने की जरूरत है कि घर का माहौल कैसा है। अगर टीवी चल रहा है तो टीवी के अंदर कैसी चीजें चल रही है, लड़ाई झगड़े की फिल्में तो नहीं चल रही हैं, अच्छी फिल्में चल रही हैं, अच्छे सीरियल चल रहे हैं, तो बच्चा उनसे अच्छी चीजें ही सीखेगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, पूर्व विद्यालयी बच्चों का सामाजिक संसार बढ़ता जाता है और वे अपने इस संसार में स्कूल तथा पड़ोस के समकक्ष बच्चों को शामिल करते हैं। वे अपने समकक्ष बच्चों के साथ बातचीत तथा सहयोगात्मक खेलों में व्यस्त रहने लगते हैं। जब बच्चा अपने स्कूल में जाता है तो अपने शुरुआती दिनों में अपने अंदर सामाजिक संसार को बढ़ता हुआ देखता है। उसे पता चलता है कि उसके घर से अलग भी एक दुनिया है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, एक टीचर है और आपस में सभी अच्छी बातें करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं और इससे उसके अंदर सहयोगात्मक की भावना बढ़ती है। वो आपस में खेलना शुरू करते हैं, चीजें बांटना शुरू करते हैं, तो मिलने जुलने की भावना बच्चों के अंदर विकसित होती है, जो दूसरों से संबंध रखने तथा सामाजिक परिस्थितियों को समझने का बेहतर आधार प्रदान करती है। स्कूल में जाने पर ही बच्चा दूसरों से संबंध बनाना सीखता है और सामाजिक परिस्थितियों को समझने में भी उसे बेहतर आधार मिलता है, क्योंकि स्कूल में अध्यापक बताता है कि भाई बेटे आपस में ऐसे बातें करनी है, एक दूसरे के पेरेंट्स को अंकल आंटी कहना है, नमस्ते करनी है, इस तरीके से बिहेव करना है कि सभी आपको गुड बॉय कहें, गुड गर्ल कहें, आपको बहुत ही अच्छे से बातचीत करनी है सबके साथ, ज्यादा नहीं बोलना है, शोर नहीं करना है, क्लास में बच्चे को ये बातें बताई जाती है, सीधे बैठे रहना है। तो ये सब चीजें जब बच्चे को बताई जाती हैं तो उसका जो दूसरों से संबंध स्थापित करने की भावना है उसके अंदर विकसित होती है और कहीं ना कहीं वो सामाजिक संसार उसमें फैलाव महसूस करने लग जाता है। वह लिंग के आधार पर अपनी मनोवैज्ञानिक पहचान बनाना शुरू करते हैं और उस लिंग आधारित उपयुक्त व्यवहार करने लगते हैं। तो बच्चा प्रारंभिक जो उसकी बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो बच्चे की है, उसी में ही बच्चा जो है अपने लिंग के आधार पर अपनी मनोवैज्ञानिक पहचान बनाने लग जाता है कि मैं लड़का हूँ और ये लड़की है, हम लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, और उस लिंग के आधार पर ही उसके सही विचार जो है, व्यवहार जो है वो बनने लग जाता है। लिंग आधारित भूमिकाओं की पहचान अनेक कारकों जैसे कि लिंग के मध्य जैविक भिन्नता तथा लड़के लड़कियों के माता पिता एवं अन्य द्वारा सामाजिकरण के तरीकों पर निर्भर करता है। अब जो लिंग के आधार पर भूमिकाएं हैं कि लड़का लड़की की क्या भूमिका है, ये माता पिता या अन्य सामाजिक तरीकों के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वरना बचपन में तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की। जब वो पैदा होता है ये सामाजिक नियमों के द्वारा ही उसे पता चलता है। ठीक है, और जैविक विभिन्नता ये सब चीजें जो है बच्चे को धीरे धीरे पता लगनी शुरू हो जाती है। तो बच्चे को लिंग के आधार पर मनोवैज्ञानिक पहचान कब होती है? जब वो 2 से 5 वर्ष का होता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में। बच्चे स्वयं के प्रति जागरूक कब होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जहां बच्चे समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए कौशल अर्जित करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नीचे पाठगत प्रश्न है, दिए गए पहेली से आप संवेगों से संबंधित शब्द ढूंढ सकते हैं। यानी कि हम बच्चों को कह सकते हैं यानी कि भाई इनमें से ढूंढ करके अपने शब्द बनाओ संवेगों के। जैसे कि डर है, डर का क्या बनेगा? फियर बनेगा। ठीक है, अब देखो फियर कहाँ कहाँ से बनता है, जैसे कि एफ यहाँ पर है और पर यहाँ पर सीधा आर दिया हुआ है, ई यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे एफ ई ए और आर, क्या ये एक साथ भी कहीं दिख रहे हैं?
फियर वगैरह। देखो पहले फियर को ढूंढते हैं, कहीं दिख रहा हो। फियर तो नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि अलग अलग अक्षर से, जैसे लव दिख गया, ये लव आ गया, प्यार की भावना आ गई, ठीक है। तो ये आ गया एक तो हमारे पास। ऐसे ही और भी मिलेंगे। एंगर हो, देखो ये आ गया फियर। ये बन गया फियर यहाँ पर। इस तरीके से ढूंढना है आपको। ये फियर है। तो ये नीचे जो पहेली दी गई है सुडोकू टाइप, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे अंदर जो संवेग है वो कैसे है। एंगर मिल रहा है कहीं पर, एंगर भी देख सकते हैं। एंगर देख लो जी, ये रहा एंगर। ठीक है, एंगर मिल गया, क्रोध मिल गया, डर मिल गया, और लव मिल गया। और कुछ होता है, डर है, क्रोध, और हैप्पीनेस तो वैसे लव में आ गया। और हैप्पी देख लो अगर कोई मिलता हो तो, क्योंकि खुशी भी बच्चे के चेहरे पर जाहिर होती है। होप नहीं हो, होप भी हो सकता है, होप भी, पर ये चेहरे पर जाहिर नहीं होती सब में। और कुछ देख लो। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हो अपने। हैप्पी तो कहीं नहीं दिखता मुझे लिखा हुआ। सैड, उदासी पता चल जाती है हमें, ठीक है। और कुछ दिख रहा है। इस तरीके से आप अपने विभिन्न संवेग देख सकते हो अगर आपको इसमें दिख रहे हो तो, ठीक है। चलिए, होप तो वहां भी हो गया, होप यहाँ भी है। चलिए आगे करते हैं, तुम्हें तो बता दिए मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, नैतिक विकास। मोरल शब्द मोरस शब्द से लिया गया है। ये किस से लिया है? मोरस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है शिष्टाचार या आदतें। शिष्टाचार या आदतें, सरल शब्दों में यह सही और गलत की समझ है। इसमें नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्क, निर्णय शामिल होते हैं। नैतिक व्यवहार नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक तर्क सही और गलत विकल्प के विमर्श को संदर्भित करता है। यह इस बात पर आधारित है कि हम समस्या से संबंधित कई दृष्टिकोण को समझ पा रहे हैं या नहीं। यानी कि जो नैतिक विकास है वो सही या गलत की समझ है। नैतिक तर्क सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इसकी समझ हमें नैतिक विकास से प्राप्त होती है। नैतिक विकास में नैतिक व्यवहार की सही और व्यवहार कर रहे हैं इंसान या नहीं कर रहा, इस और नैतिक तर्क यानी कि जो उसकी बातें हैं वो नैतिकता से पूर्ण है या नहीं, अशिष्ट तो बातें नहीं है, ठीक है। इस तरीके की जो विकास है वो नैतिक विकास कहलाता है, यानी कि उचित अनुचित की समझ। बच्चों में नैतिक तर्क का विकास। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों में नैतिक विकास की व्याख्या की है। आइए हम प्याजे तथा कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करें, ठीक है। प्याजे के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास खेल के दौरान खेल के नियमों के प्रति उनकी समझ का अवलोकन करके समझा जा सकता है। वह
बच्चों के नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। नियम पालन की नैतिकता यानी कि हेटेरोनॉमस तथा रजामंदी की नैतिकता यानी कि ऑटोनॉमस। जो हमारे प्याजे सर हैं वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर नैतिक विकास खेल के दौरान ही आ जाता है। खेलों के नियमों की जब बच्चों के अंदर समझ होती है तो उससे आप उनकी नैतिकता का अवलोकन कर सकते हो। ये दो प्रकार की होती है, एक हेटेरोनॉमस एक ऑटोनॉमस। हेटेरोनॉमस यानी कि नियम पालन की नैतिकता की नियमों का पालन करना है। एक रजामंदी की नैतिकता कि आपस में रजामंदी से कार्य करने हैं। तो दो प्रकार के हो गए, नियम पालन और रजामंदी। ठीक है, अब देखिए नियम पालन की नैतिकता जो है उसके अंदर क्या है। नियम नियम पालन की जो नैतिकता है जिसे आप हेटेरोजीनस कहते हैं, इसके अंदर बच्चों का मानना है कि नियम सार्वभौमिक हैं जो किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए हैं एवं थोपे गए हैं। यानी कि किसी बाह्य के द्वारा नियम बनाए गए हैं और हम सभी को वो नियम मानने हैं। तो ये सार्वभौमिक का सिद्धांत हो गया। ठीक है, हेटेरोनॉमस का वे मानते हैं कि नियमों को बदला नहीं जा सकता, परंतु जो नियमों को तोड़ेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। क्योंकि बच्चे नैतिक विकास की इस अवस्था में नियमों की अपरिवर्तनशीलता को मानते हैं, वे कभी इन नियमों के परिवर्तन के प्रति कोई लचीलापन नहीं दिखाते कि भाई माना नहीं माना, खुद हेर फेर कर लिया। तो एक अवस्था बच्चों के अंदर ऐसी होती है जहां पर वो हेटेरोजीनस होते हैं, यानी कि वो नियमों को सार्वभौमिक मानते हैं कि किसी बाह्य प्राधिकरण ने हम पर थोप दिया है, हमें तो नियम मानने हैं, अगर हम नियमों को नहीं मानेंगे तो हमें दंड मिलेगा। फिर है आगे रजामंदी की नैतिकता ऑटोनॉमस। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो नैतिकता की समझ के प्रति उनके अंदर क्या लचीली होती जाती है। बच्चे विश्वास करने लगते हैं या वह विश्वास करते हैं कि नियम सभी लोगों के लिए होते हैं तथा यदि ऐसा नहीं है तो सभी की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है, कि हम अपने नियमों को सभी की सहमति से बदल सकते हैं। ये नहीं कि नियम एक बार कोई बना दिया तो बना दिया, वो नहीं बदल सकता। बड़े होने पर बच्चों को पता चल जाता है कि हम इन नियमों को बदल भी सकते हैं। पर जब बच्चे अपनी छोटी उम्र में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तब वो यही समझते हैं कि भाई आप जो है नियमों को मानोगे ही मानोगे, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 चरण हैं। ठीक है, नैतिक विकास के उन्होंने कितने चरण बताए हैं। नैतिक विकास के उन्होंने अपने जो है 3 चरण बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पहले में उन्होंने कहा कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता है, दूसरे में कहा कि पारंपरिक नैतिकता है, तीसरे में कहा कि उत्तर पारंपरिक नैतिकता है। जो पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर है उसमें बच्चे अपने आसपास के लोगों से ही सही और गलत की समझ सीखते हैं। बच्चे का आचरण बाह्य कारकों जैसे स्वीकृति और अस्वीकृति या पुरस्कार और दंड के द्वारा निश्चित होता है। इस प्रकार बच्चे का व्यवहार आज्ञा पालन तथा दंड की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में पहुंचता है, उसकी पारंपरिक संबंधों तथा नैतिक आचरण को समझने की क्षमता बढ़ जाती है और तथा यह किशोरावस्था तक लगातार विकसित होती रहती है। यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर में बच्चा अपने आसपास के लोगों से सही और गलत को समझता है। बच्चे का आचरण जो है उसके बाह्य स्वीकृति पर और अस्वीकृति पर, पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चा आज्ञा पालन और दंड की ओर ध्यान देता है। जैसे ही बच्चा पर मध्य बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो पारंपरिक संबंधों और नैतिक आचरण के प्रति अपनी समझने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और किशोरावस्था तक ये विकसित होने लग जाती है। फिर बच्चा पारंपरिक नैतिक अवस्था में पहुंचता है
और वहां पर वो विश्वास करते हैं कि अगर नियम समाज की भलाई के लिए नहीं है तो हम उन्हें बदल सकते हैं। उत्तर पारंपरिक अवस्था में बच्चा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों या अपनी आत्मा की आवाज पर चलता है, जैसे बुद्ध इत्यादि पुरुष बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। एक व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को, जैसे जीवन मूल्यों के कर्म में सर्वोपरि रखता है, यानी कि उसके लिए जो उसके जीवन के मूलभूत कर्म है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों, वो बाकी के जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम है उनसे ऊपर होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को, जैसे जीवन मूल्यों के कर्म को सर्वोपरि रखता है और उसके लिए नियमों या कानूनों को भी तोड़ा जा सकता है। तो ये जो है बच्चे की अपनी समझ होती है किस उम्र में, जब वो अपनी उत्तर पारंपरिक अवस्था में आता है। पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चा ये सोचता है कि जो बाह्य नियम है वो बन गए हैं, उन्हें मानना है वरना दंड मिलेगा। फिर बच्चा किशोरावस्था में जाता है, समझ बढ़ती जाती है उसकी। फिर बच्चा पारंपरिक अवस्था में ही आ जाता है, वहां वो ये समझता है कि नैतिक विकास है, अच्छे हैं और जो नियम बने हुए हैं उन्हें मानना चाहिए, पर अगर समाज की भलाई के लिए नहीं है तो उन्हें बदला जा सकता है आपसी सहयोग के द्वारा। ठीक है। और उत्तर पारंपरिक अवस्था में बच्चा जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों या अपनी आत्मा की आवाज पर चलता है, बाह्य प्रभावों से वो प्रभावित नहीं होता। उसका मानना यह है कि जीवन के लिए जो मूल्य आवश्यक है वही होने चाहिए, वही सर्वोपरि है। अन्य फालतू के जो भी नियम कानून है उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। बुद्ध आदि पुरुष जो है वो उत्तर पारंपरिक नैतिकता में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल हम इससे आगे करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।